ना रोक सकोगे तुम अभी उड़ानों को, ये बेटियां अब आसमान छूने निकली है। जी हाँ, अभी हमारे साथ जमशेदपुर की बेटी अंकिता कुमारी है, जिन्होंने झारखंड जेपीएससी का आज जो रिजल्ट निकला है उसमें 30वां स्थान हासिल किया है। हम सीधे अंकिता से जुड़ते हैं और सबसे पहले आपकी जो ये जर्नी रही, इस जर्नी के बारे में विस्तार से बताइएगा कि कैसे ये जर्नी रही और कैसे आपने इसकी तैयारी की। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही में बेटियां, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बेटी को पढ़ाइएगा, बेटियां बहुत नाम रोशन करती हैं। तो मेरी जर्नी, मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है कि मैंने फाइनली जो मेहनत किया था वो मेहनत आज मेरी रंग लाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई भी कोने में अगर मेहनत कर रहा हो, लड़का लड़की कोई भी, और किसी भी फील्ड में, तो वो बिल्कुल इंस्पायर हो सकता है कि अगर कोई मेहनत करता है उसका रिजल्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा पॉजिटिव। तो बस मेरा यही है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। आपने पहले अटेम्प्ट में जेपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, ऐसे में जो आपकी तैयारी रही जेपीएससी को लेकर के, इसे थोड़ा एलिब्रेट करिएगा। मेरी तैयारी जो सिविल सर्विसेज की थी सर, वो 2013 से ही शुरू हो गई थी। मैंने यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट्स दिए। वहाँ कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से मेरा फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया। तो मेरा वही एग्जिस्टिंग नॉलेज इस एग्जाम में मुझे लगता है काफ़ी काम आया। और ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 30th रैंक मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए अंकिता जी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। चूंकि आप मूल रूप से जमशेदपुर की रहने वाली हैं, ऐसे में स्कूलिंग के बाद आपने आगे क्या कुछ तैयारी की और उसके बाद कब आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, और उसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और फिर जब आपने जीपीएससी को चूज किया तो वो क्या पड़ाव था। सर मैं जमशेदपुर से ही हूँ। टेल्को में ही मेरी शिक्षा हुई है, चिन्मया विद्यालय, जी। विद्या भारती चिन्मया विद्यालय। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया। और उसके बाद मैंने बैंक पीओ का एग्जाम दिया था। तो बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी 2013। उस दौरान मैंने एलआईसी में भी 1-1.5 साल काम किया था। फिर 2013 में मैंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। 2014 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और 2020 में लास्ट अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी का दिया। कुछ नंबर्स से मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद 21 में मैंने शादी की और शादी के बाद मेरी बेबी हुई 2022 में। और 23 का एग्ज़ाम मैंने भरा और जेपीएससी रिजल्ट जो इस साल आया है उसमें मैंने क्लियर किया है। तो सिंपल जो वहाँ मैंने नींव रखी थी 2014 से 2020, मुझे लगता है कि मैंने उसका फ़ायदा इस एग्ज़ाम में उठाया है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत कम कंपैरेटिवली यूपीएससी के मेहनत से, और क्योंकि टाइम भी बहुत कम था मेरे पास, मात्र 1.5 महीना समय था मेरे पास, तो उसमें ही मैंने, तो मुझे लगता है कि पहले का एग्जिस्टिंग नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है। तो मुझे लगता है वहाँ जो मैंने मेहनत की थी वो यहाँ काम आ गई मेरे। चलिए हम थोड़ा और आगे आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप हाउस वाइफ हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ओके सर, मेरे हस्बैंड यहाँ जी। हैं कन्हैया कुमार। ये टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर है। और अगर जैसे आपने बोला ना मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने फिर तैयारी करके अचीव किया, तो सारा कुछ इनके वजह से। इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, सारा कुछ। मेरा जो भी, अगर मैं गिरती थी तो उठाने के लिए कोई चाहिए, और वो उठाने वाला यही इंसान है। इनका नाम कन्हैया। तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जैसे कान्हा का काम था अर्जुन को रास्ता दिखाना, सारथी थे वो, मेरे सारथी यही हैं। अंकिता जी एक चीज और जानना चाह रहे थे, चूंकि आप जो हैं, आपकी शादी हुई और शादी के बाद एक होता है कि गृहिणी का जीवन जो है काफी संघर्ष से भरा होता है, तो आपकी जो ये जर्नी रही इसमें कितना संघर्ष रहा। बहुत संघर्ष। अगर अपने आप में एक औरत होना ही संघर्ष है, हर चीज में आपको बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां शादी के बाद आ ही जाती हैं। और बच्चा है, उसको वो माँ पे निर्भर करता है। मेरी बेटी तब 2 साल की थी, और ज्यादा मुझ पर निर्भर करती थी। तो उसके साथ पढ़ाई करना, फिर मैं जॉब भी करती थी, ऑनलाइन मैं मेंटरिंग करती हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। तो बहुत मुश्किल होती है। फिर मैं लॉ की भी पढ़ाई कर रही थी, मैं कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज से लॉ कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना भी अपने आप में चैलेंज है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पास एक बहुत सपोर्टिव पार्टनर हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और रिजल्ट यहाँ है। ये हमारा टीम वर्क ही है।
भले नाम मेरा दिख रहा है रैंक 30, लेकिन उसके पीछे का जो सोर्स, जो प्रेरणा है, वो मेरे हस्बैंड है। और मेरा अगला सवाल भी यही था कि ये जो चैलेंजेस आ रहे थे आपके लाइफ में, इन चैलेंजेस को, हर्डल्स को पार करने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा, क्योंकि हस्बैंड आपके 5 साल पहले शादी हुई है और आपकी बेटी है 2 साल की, संस्कृति इनकी बेटी का नाम है, जो कि अभी 3 साल की है, माफ करिएगा। और शादी के पहले इन दोनों जगह आपके सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन थे? मुझे ना आज मैं जो भी हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस मेरे पापा ने मुझे दिया है। जी। मुझे कभी भी, जनरली घर में ना लड़कियों को थोड़ा दबाया जाता है, ज्यादा नहीं बोलो, हंसो नहीं, ऐसे चलो। तो मेरे पापा कभी, मेरा बेटा है, मेरा ये है, तो वो कॉन्फिडेंस वहां से शुरू हुआ। फिर मेरे पापा हमेशा बोलते थे, बेटा वैसे नॉर्मल नौकरी सब कोई करता है बेटा, तुम ना प्रशासनिक सेवा में जाना, तुम्हारा पर्सनालिटी वैसा है। तो ये कॉन्फिडेंस लगता है, अच्छा मेरे पापा बोले हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो वहां से शुरू में पढ़ने में काफी अच्छी थी। तो वो शादी से पहले उन्होंने विश्वास जगा ही दिया था, बचपन से ही मेरे फादर। और जब से मैं अपने पार्टनर से मिली, तब से इन्होंने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया है। अंकिता जी, आपकी शादी जो है ये क्या अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? थोड़ा बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दोस्त 2007 से हैं। जी। और हमारा लव मैरिज है, और परिवार की बहुत ज्यादा हैप्पीली दे हैव मैरिड, हमारी दोनों फैमिलीज की खुशी से हमने शादी की है। तो लव मैरिज ही है हमारा। आज के दौर में लोग बोलते हैं कि लव मैरिज जो है ये आगे चल करके ज्यादा सक्सेस नहीं होता। प्यार में जो है बड़े बड़े दावे करते हैं लड़के, और जब जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लड़कियों को बंधन में बांध लेते हैं। ऐसे में आपके जीवन में क्या कुछ रहा? सर क्या है ना, लोग लव और लस्ट को मैच कर देते हैं। प्यार बहुत ही खूबसूरत इमोशन होता है, और लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब जहां प्यार होगा वहां रेस्पेक्ट होता है, जी। वहां बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति आप लॉयल रहते हैं, बहुत सारी चीजें। और वो प्यार बांधता नहीं है, मुझे लगता है बहुत लिबरेशन देता है आपको। तुमको उड़ना है तुम उड़ो, मैं तुम्हारे जो पंख है उसके नीचे की हवा में हूँ। मेरा सिंपल सा यही है कि अगर कोई किसी से सच में अगर प्यार करता हो, कोई भी हो, लड़का लड़की, आज की जनरेशन की प्यार की परिभाषा ही बदल गई है। मुझे लगता है जो यंगर बच्चे हैं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत है। यानी कि आप जब रिलेशनशिप में थी तो भी जो आपके दोस्त थे उस समय, है ना, और उसके बाद साथी बने, फिर शादी हुई आपकी, इनका सभी जगहों पर बिल्कुल भरपूर सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब मैं तैयारी मैंने शुरू की, चूंकि मैंने नौकरी मैंने छोड़ दिया था, तो ऐसे डिस्कशन एक बार हो रहा था। और ये हर बच्चा के थ्रू गुजरता है कि जब आप एक एज में हो जाते हैं ना, तो अपने माँ पापा के ऊपर लगता है बर्डन हो गए हैं, उनसे आपको पैसे लेने में बहुत हिचक होती है। और आप जब, तो लगता है कि, और बुक्स, ये सारी पढ़ाइयाँ बहुत इन्वेस्टमेंट मांगती है, बुक्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है। मुझे आज भी कन्हैया की कही बात याद है, तुम पढ़ो, पीछे हम हैं, तुमको क्या चाहिए बस तुम इतना बताओ, क्योंकि हमको पता है तुम्हारे अंदर वो हुनर है, तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। तो ये विश्वास जो होता है ना, यही इतने साल तक मुझे जगाए रखता था। तो ऐसा पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है। और जो हम लोग लव की डेफिनेशन, यही लव है। लव क्या होता है? जिससे आप प्यार करें, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए अंकिता जी, हम थोड़ा अब अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं। चूंकि आपने यूपीएससी की तैयारी का ठाना और उसके बाद आपने लगातार जो है 6 अटेम्प्ट उसका प्रयास किया, तो इसके लिए जो तैयारी थी यूपीएससी की तैयारी, उसके लिए आपने जमशेदपुर में ही रह करके तैयारी की, क्योंकि और जो बच्चों को देखा जाता है ये ज़्यादातर दिल्ली, बेंगलोर या फिर अन्य शहरों का रुख करते हैं, तो आपने क्या कुछ किया? मैं मोस्टली मेरी पढ़ाई ऑनलाइन, क्योंकि जब से डिजिटल इंडिया का ये हुआ है, सारा चीज मिल जाता है। जी। लेकिन हाँ, मैंने कुछ कुछ गाइडेंस लिया है। दिल्ली में एक सर हैं, मनोज झा सर, वो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और बैंगलोर में मेरे एक सर हैं, विनय सर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत हेल्प भी किया। इनफैक्ट मैं यही दोनों इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं काम भी करती हूँ उनके लिए। तो ये दोनों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर मैं कुछ अच्छे आंसर्स लिख पाती हूँ, या तो मैंने इनसे ही सीखा है, मनोज झा सर और विनय सर से। मैम, एक्चुअल में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रही थी और उसके बाद आपने जेपीएससी क्रैक कर लिया, तो इस दौरान की जो तैयारियां रही आपकी, इस तैयारी की क्या कुछ रणनीति थी? मैंने स्टार्टिंग में मुझे उतना आइडिया नहीं था, बस जी। मैंने शुरू किया, उतना मुझे आइडिया नहीं था, उसमें ही एक दो अटेम्प्ट्स वेस्ट हो गए।
लेकिन धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं मनोज सर से मिली, विनय सर से मिली, तो उन्होंने मुझे बताया आंसर कैसे अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे जो भी हो जा सारी बेसिक्स जो छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि 150 वर्ड, 250 जी। वर्ड या 500 वर्ड में आपको अपने आंसर को लिखना है। कंप्लीट कर। और सामने वाला जो एग्जामिनर है हजारों कॉपीज चेक कर रहा है, आपके आंसर में ऐसा क्या स्पेशल हो जो वो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने ये दोनों टीचर से सीखी है और बहुत हेल्प करता है। तो वो ही जो चीज मैं सीखी हूँ मैंने अपने एग्जाम में इनकॉर्पोरेट किया, और मैं अपने बच्चों को भी, जो भी मैं जिनको भी मेंटर करती हूँ उनको मैं यही सिखाती हूँ। तो काफी बच्चे इससे बहुत इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो मुझे लगता है टीचर, एक अच्छा मेंटर का होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, नहीं तो भटक जाते हैं। बहुत आसान है, इतना इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा राइट है, कौन सा अपनाएं, और अटेम्प्ट्स खत्म होते जाते हैं। मैम, जो ये सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है, इसमें एक चीज़ जो काफ़ी चैलेंजिंग होती है कि समय प्रबंधन का ख्याल जो है, ये जो तैयारी कर रहे हैं या जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये जो जो भी इसकी तैयारी की रणनीति है, इसमें उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर मैंने यही अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, टाइम वेस्ट ना किया जाए और उसको यूटिलाइज किया जाए प्रॉपरली। जैसा ये जब समय मिले तब पढ़ो। जी। कभी कभी आवर्स में आप नहीं पढ़ सकते, घंटों नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप मिनट मिनट भी पढ़े ना, 10 मिनट ये रिवीजन कर लिए, 20 मिनट वो, तो आप देखेंगे कि आप बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे। तो जरूरी नहीं है, कई सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो 4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ सके, हो सकता है 1 घंटे सुबह पढ़ ले, शाम में कुछ। तो मुझे लगता है जैसे समय मिले टाइम वेस्ट किए बिना बस पढ़ते रहो, यही बस मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। मैम, आपने चूंकि यूपीएससी की भी तैयारी की और जीपीएससी भी क्रैक किया, ऐसे में एक सवाल मेरा बन रहा है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं तो किस बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, प्रेफरेंस देने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अध्ययन सामग्री जो होती है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण होती है, मतलब किसको ज़्यादा जो है तवज्जो देना चाहिए हमारे हिसाब सर मेरे ना सर मनोज झा सर हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, और ये ना सिविल सर्विसेज के ये में फेमस भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है जी। तो बुक कलेक्टर मत बनो। एक दो ही जो बेसिक, जो जरूरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बुक्स है वो ही रखिए। एक बुक को 50 बार पढ़िए रादर देन रीडिंग 50 डिफरेंट बुक्स। तो जनरली ना हम लोग भटक जाते हैं, उसे बहुत सारा मटेरियल लेकर आ जाएंगे, ये भी पढ़ लेंगे ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन ब्रेन का लिमिटेड कैपेसिटी होता है। एक बुक को आप 5 बार पढ़ सकते हैं, 5 अलग अलग बुक को शायद आप एक बार पढ़े, तो आप रिविजन नहीं कर पाइएगा। तो कम बुक्स, मैक्सिमम रिवीजन, यही मुझे लगता है सिंपल सा स्ट्रैटेजी, और ये सारे बच्चे को पता है जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। मैम, अभी आप वर्तमान में भी अगर हम कहें तो आप जो मेंटरशिप कार्यक्रम है उससे भी आप जुड़ी हुई हैं, तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इस दौरान जो यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं उससे क्या कुछ सिखाया जाता है? सर मोस्टली ये जो मेंटरशिप होते हैं, जो भी बच्चे एनरोल करवाते हैं, तो उनको बेसिक सिखाया जाता है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जनरली, सॉरी टू से दिस, लेकिन बच्चे रट्टू होते जाते हैं। तो जब उनको क्रिटिकल थिंकिंग और आंसर लिखने, क्योंकि सिविल सर्विसेज वही मांगता है, तब वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स है ये आपको सोचना सिखाता है, आपको अपने आंसर को क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना सिखाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एक आंसर में, मैंने कहा ना 150 शब्द, जी। 250 शब्द, इसमें आपको अपनी बात लिखनी है, और ऐसा लिखना है कि सारा बिंदु आप उसमें लिखें, कंप्लीट आंसर लिखें। तो बहुत चैलेंजिंग है, कम शब्दों में, बोलते हैं ना गागर में सागर भरना। तो ये एक आर्ट है, और यही आर्ट मेंटरशिप के थ्रू सिखाया जाता है सर। चलिए मैम, एक सवाल और आ रहा है मेरा कि जेपीएससी और यूपीएससी, इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, अगर अगर कोई अगर जेपीएससी को की तैयारी कर रहा है तो उन्हें किन अधिक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए? सर यूपीएससी के पेपर्स थोड़े अलग होते हैं, उसमें एथिक्स का एक पेपर होता है, एसे का पेपर होता है, जो जेपीएससी के एग्जाम में नहीं होता है। जी। जेपीएससी में एक पेपर होता है लैंग्वेज का पेपर, जो यूपीएससी के पेपर में सिर्फ क्वालिफाइंग हिंदी या कोई और लैंग्वेज होता है, लेकिन इसमें ये जो लैंग्वेज पेपर है जेपीएससी में, ये मेरिट वाले में आता है, काउंट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज हाँ, इसमें झारखंड स्पेसिफिक पढ़ना होता है, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है तो
झारखंड में आप सर्विस करने जाइएगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जेपीएससी में झारखंड रिलेटेड आपको सिलेबस तैयार करना होता है, अदरवाइज सारे जनरल स्टडीज के पेपर सेम ही होते हैं दोनों एग्जाम में। यूपीएससी की जो तैयारी थी, ये जेपीएससी का जब आप एग्जाम दे रही थी या उसकी तैयारी जब आप कर रही थी, तो उसमें इसने कितनी मदद आपको पहुंचाई? बहुत बहुत हेल्प। मैंने आपको बोला ना सर कि वो जो नॉलेज मैंने वहां गेन किया था 6-7 साल में, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ 1.5 महीने का समय मिला था प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद मेंस लिखने के लिए, वो ही हेल्प किया। क्योंकि 1.5 महीने में मैं कितना ही सिलेबस कवर कर पाती, लेकिन हाँ पहले का एग्जिस्टिंग स्टडीज और नॉलेज था वो ही मुझे इस 1.5 महीने में हेल्प किया था। मैम एक सवाल और है केवल कि जो पैटर्न है जेपीएससी का और यूपीएससी का, ये दोनों कितने अलग हैं और जो आंसर शीट आते हैं इनमें कितनी भिन्नताएं देखी बहुत जाती हैं? अलग है सर। उसमें क्या है, यूपीएससी में जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कोई भी एक जीएस पेपर में, तो 10 क्वेश्चन अभी जो फिलहाल पैटर्न चल रहा है, 10 क्वेश्चंस जो 10-10 मार्क्स के होते हैं और बाकी 15-15 ये मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 40 मार्क्स का आंसर आपको लिखना पड़ता है। 5 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको लिखने पड़ते, तो इसमें लिखना ज्यादा अगर वहां पे अगर 150 या 250 वर्ड, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा 400 से 600 वर्ड एक में आंसर। ये ही एक मोटा डिफरेंस जो है, अदरवाइज मोस्टली सेम ही है। सिलेबस भी ओवरलैप करता है एक्सेप्ट द झारखंड पेपर। मैम अगर हम आज चूंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है और लोग जो है किताबी ज्ञान लेने से ज़्यादा जो है ऑनलाइन ज्ञान को लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, ऐसे में आप क्या मानती कि ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है वो किताबों से कितना ज़्यादा जो है वो सरल है और उपयोगी है? कुछ कुछ जो चैनल्स हैं वो सही मायने में बुक्स को, अगर 500 पेज का कोई बुक है, जी। किसी के पास उतना समय नहीं है कि उस बुक को पूरा पढ़ सके, लेकिन कोई कोई ऐसे यूट्यूबर्स आपको दिख जाएंगे सोशल मीडिया पे, या तो आपको ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा जो उसका समरी भी आपको देगा। उस वीडियो के लेक्चर्स के थ्रू वो आपको 10 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म कर सकता है। तो ये बहुत हेल्प होता है उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 बार उस मोटे किताब को खुद से पढ़ा हो, तो वो रिवीजन में काफी हेल्प कर सकता है। तो टोटली उसको नहीं बोल सकते हैं कि आपको उसी पे रिलाई होना है। फर्स्ट रीडिंग तो आप अपने से ही कीजिए, बेसिक बुक्स जो हैं उससे कीजिए, लेकिन अगर आपको हाँ रिवीजन कुछ एक्स्ट्रा समझना हो तो बहुत से अच्छे ट्यूटर्स हैं, आप बिल्कुल यूट्यूब के ये से आप पढ़ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो किताबों की जो विश्वसनीयता है बिल्कुल बिल्कुल उससे नजरअंदाज नहीं किया नहीं जा किया सकता। जा सकता, टोटली उसके ऊपर आप नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि बेस जो है वो बुक है। जी। ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है वीडियो लेक्चर्स या कुछ भी, लेकिन आप उसको पूरा, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए आपके पास कोई सामग्री होनी चाहिए एग्जाम से 1 मिनट पहले। ओके मैम, एक सवाल और है मैम कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी या जेपीएससी के को अपना टारगेट बना रहा है, तो इसके जो शुरुआती जो उसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो क्या कुछ होना चाहिए और किस पे उसको सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत है? सबसे पहले तो अपना स्ट्रेंथ जानना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो भी हैं, अगर लगता है कि मेरे अंदर मेरिट है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो बिल्कुल आराम से सारा जो उनका डिस्ट्रैक्शंस हटा करके, क्योंकि अगर आपको कोई भी, अगर आपने लक्ष्य रखा है जी। तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सोशल कम होना होगा, थोड़ा सा बुक्स के साथ ज्यादा दोस्ती करनी होगी, और अपना क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि ये सब एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा नहीं होता है जहां 5 पेज रट करके गए, लिख करके आ गए और आपको मार्क्स मिल गया, आप पास हो गए, डिस्टिंक्शन भी आ जाता है। ये एग्जाम्स आपको बहुत चैलेंज करता है। आप पेपर देखेंगे, आपको लगेगा यहाँ हम क्या लिखें, पढ़े आप सब होंगे, तो जो आपका एग्जिस्टिंग सारा नॉलेज है वो यूज करके आपको वहां ऑन द स्पॉट आंसर्स लिखने होंगे। तो ये सारा कुछ तार्किक जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। ऐसे में अपने आप को, अपने माइंडसेट को बैलेंस करने के लिए जो आप डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या कुछ आवश्यक है? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत रहो। जी। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम। जैसे मैं आपको अपना यूट्यूब दिखाऊंगी, मेरे यूट्यूब का हिस्ट्री ब्लैक रहता है, उसमें मुझे कोई सर्चेस नहीं दिखेगा। मतलब यूट्यूब मुझे कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता है कि ये वीडियो देखो। जनरली क्या होता है, कुछ सामने पॉपअप दिख गया, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, और जिस दिन लोग अगर अपना एवरेज कोई भी स्क्रीन टाइम, कोई भी नॉर्मल इंसान निकाले, 1-1.5 घंटे मोबाइल में सब कोई इन्वेस्ट कर देते हैं,
जो वेस्टेज ही होता है इनफैक्ट। मुझे लगता है अगर वो वहाँ पे हम लोग बच सकते हैं तो काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग। मैम थोड़ा हम फिर आपके पास वापस लौटते हैं, क्योंकि बच्चों के जानकारी की बात जो है वो हाँ, काफ़ी हो हाँ। गई। मैम जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और 6 साल लगातार आपने यूपीएससी ट्राई किया, और उसके बाद आप जो है जेपीएससी की ओर आई और यहाँ आपने क्रैक कर लिया, लेकिन ये बाकी के 6 साल और जो ये 1 साल जो रिजल्ट का डिले हुआ, अगस्त में रिजल्ट आना था और रिजल्ट जो है वो 2025 जुलाई में आउट हुआ। इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपने हिम्मत हारी? सर क्या होता है ना, मुझे ऐसा मैं अपने पार्टनर से भी डिस्कस करते रहती हूँ और मुझे लगता है जो भी इस एज ग्रुप के होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। जब आप 30s में आते हैं ना और जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं, मेरी बेटी जब हुई, आप अपने आप बहुत वाइज हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं दुनिया में हर चीज से, हर किसी से लड़ सकती हूँ। और ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर यूपीएससी के दौरान नहीं थी। एक छोटी सी फेलियर में हताश हो जाती थी। और यहाँ इस एग्जाम में आई वॉज वेरी स्ट्रांग, वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है मैंने अपने स्ट्रेंथ्स पे खेला है। और ये ना, मुझे लगता है कभी कभी ना आपके फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं। मैं कभी कभी मजाक में भी बोलती हूँ अपने पार्टनर को कि महाभारत का वो कैरेक्टर था ना, जो जिसको बहुत सारा पार्ट्स में काट भी दो, बार बार वो खड़ा हो जाता था, हम वैसे हो गए। मुझे कितना भी बार कोई नीचे पटकेगा, हम खड़े हो जाएंगे। मुझे कोई नहीं परास्त कर सकता मैम है। एक सवाल मेरे पास फिर से आ रहा है इस पर, कि जो जो ऐसे भी हम देखते हैं कि अमूमन जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा संघर्षशील कहा जाता है। लेकिन ये जो आप जो बता रही हैं, जो आपकी जर्नी रही, ऐसे में ये संघर्षशील जो महिलाएं होती है, ये उसका परिणाम है, या फिर आपके जीवन में जो हर्डल्स आए ये वो है? सर दोनों। और ना हर कोई अग्री करेगा, अ वुमन ना इज अ मल्टीटास्कर। और खास करके जब वो वाइफ और मदर हो जाती है ना, वो देवी का एक इमेज नहीं आता, दुर्गा जी का हाथ, पता नहीं आ जाता है ये जी। चीज। तो मुझे लगता है औरतें होती हैं इनहेरेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो वो तो है ही एक रोल, वो जो चूंकि मैं एक महिला हूँ और मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाता है। और दूसरा बिल्कुल सर, जब आप बार बार बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स गिरते हैं, खुद को उठाते हैं, कभी रोते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत स्ट्रांग अंदर से बनाता है। मेंटली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। लगता है कि मतलब मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेरा काम वो है, आगे भगवान के ऊपर है कि रिजल्ट कब देंगे नहीं देंगे, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करते रहूंगी। मैम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत अब आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पर लोगों की सेवा करने जा रही हैं। जल्द ही आप जो है उसका ज्वाइन करेंगी। ऐसे में क्या कुछ एम होगा, किस प्राथमिकता के साथ जो है वो आप सामने आइएगा? सर मैं ना जब छोटे से ही डीसी ऑफिस या कभी भी ये जाती थी ना, ये सारे सरकारी ये, हमेशा मुझे फील होता था ना कि मैं जब यहाँ जाऊंगी ना, और मेरे पापा, पता नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं स्टैंडर्ड 1 में थी और टीचर आके पूछी थी, व्हाट ऑल डू यू ऑल वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। बचपन से आईएएस पता नहीं है क्या है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मुझे बोलना आता था उस समय। जी। तो ये कीड़ा मेरे पापा ने मेरे अंदर डाला था। तो जब भी मैं ये सरकारी ऑफिसेज जाती थी, तो मैंने एक चीज तो डिसाइड किया कि मैं जब ऑफिसर बनूंगी, मैं बहुत अप्रोचेबल होंगी, बहुत पीपल फ्रेंडली होंगी। जो मेरे ऑफिस में जाए आएगा, वो जब बाहर निकलेगा बोलेगा ये मैडम बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है ना, वो कंपैशन जो होता है ना, जो ह्यूमैनिटी, किसी के दर्द को देख करके तकलीफ होना, ये मुझे लगता है होना चाहिए एक ऑफिसर के अंदर। तभी हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी मेरे अंदर ये तो कूट कूट के भरा है। ट्रेनिंग के बाद तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करूंगी। मैम एक सवाल और, कि जब आप इन सभी चीज़ों की तैयारी कर रही थी, तो ऐसा कई दफ़ा हुआ होगा कि जो आपकी बच्ची है 3 साल की संस्कृति, उसको आप जितना टाइम चाहिए शायद ना दे पाती हों। आपके हस्बैंड है ना, वो, ये ऐसे में क्या होता था? क्या आप उन्हें टाइम देती थी, या वो अपना टाइम निकाल करके आपको देते थे कि आपकी जो तैयारी है ये कंप्लीट हो सके? ऐसे में आप क्या देख पा रही हैं कि मतलब ये जो आज आपने अचीव किया है, जो सेक्रीफाइस करना बोलते हैं, वो आपके जीवन में कितना बड़ा रहा? सर वो मॉम्स गिल्ट होता है ना, जो आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल मैं 100% टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा चीज मेरे पार्टनर बोलते थे, उसी के लिए कर रही हो ना।
हम अभी लेके जा रहे हैं, हम उसका ख्याल रख लेंगे। पार्क लेके जाना, कभी कुछ, कभी मेरी मम्मी को मैं, अगर बहुत ज़्यादा पोर्शन है, मम्मा पढ़ना है हमको, थोड़ी देर आ जाइएगा आप, तो मेरी मम्मी आकर के मुझे हेल्प कर देती थी। तो वो गिल्ट तो रहता था कि बच्चे पे उतना नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन फिर ठीक है, अपने आप को उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आगे उसको और ज़्यादा टाइम दे देंगे। एक अंतिम सवाल अंकिता जी, या यूँ कहें कि एक अंतिम मैसेज जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन्हें आप जो है अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती है अपनी संघर्ष के साथ। मैं आपकी बस क्या यही बोलूंगी, कोई भी इंसान जो मुझे सुन रहा हो अभी, कहीं भी जो ट्राई कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, हर कोई हर चीज में पैशनेट होगा, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता होगा, कोई बिजनेस में फेल हो रहा होगा। मुझे लगता है अगर आपको अंदर विश्वास है ना कि आप कर सकते हैं, किसी की मत सुनिए, जस्ट कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। मुझे ना रविंद्रनाथ टैगोर का एक फ्रेज होता है, उन्होंने हमेशा बोला, एकला चलो रे। आपका कोई अगर साथ नहीं भी दे ना, आप अकेले निकल पड़िए, आप आगे जाते रहिए, जाते रहिए। आगे बढ़ेंगे नहीं तो वी विल नेवर बी एबल टू रीच आवर गोल्स। बस यही मेरा मैसेज है। कोई भी जो वहां रो रहा है ना, जो परेशान है, हताश है अपने लाइफ से, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप मूविंग, कीप मूविंग। बस यही मैसेज है मेरा। अभी हमने जमशेदपुर की अंकिता कुमारी से बात की, जिन्होंने जीपीएससी में 30वां रैंक हासिल किया है। इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। आपको मैं बता दूं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपका जो लक्ष्य है, आपने जो ठाना है, वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in